Hello everyone. Hope you all are doing well. As you all know, we completed our chapter first, which is features of Indian Constitution. And from today we are going to start with our chapter 2, which is the preamble of the Constitution of India, and it is a very important chapter from examination point of view, as well as you are sitting for a university exam or any competitive exam. If a student is preparing for the UPSC or SSC, these chapters play a very important role. So we can start with a very introduction that what is preamble. After that we discuss the sources of preamble and what is written in the text of preamble and so on. And at the end we discussing the important question from the different universities point of view. For example, question coming in Punjabi University, in Guru Nanak Dev Ji University and Punjab University Chandigarh. And the book which I am following is the J.S. Badial, BA second year student, BA third semester of Punjab University. सो हम स्टार्ट कर लेते हैं. इसे हम पहले देखते हैं प्रियम्बल. देखो होता क्या है. प्रियम्बल इज अ डॉक्यूमेंट विच इज इंक्लूडेड इन द बिगनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे अगर आप कोई बुक पढ़ते हो, सबसे पहले आप उसका प्रीफेस देखते हो. कंटेंट से पहले क्या होता है, प्रीफेस होता है, उसके बाद आपकी पूरी बुक होती है. जब आप प्रीफेस को पढ़ते होगे तो आपको पता लग जाता है इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको बताई जाएंगी. वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एक लेंथी डॉक्यूमेंट है, जैसे हमने फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा. अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो अगर आपने सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो रहा है आपका प्रियम्बल से हो रहा है, उस एक पेज से हो रहा है, उस एक डॉक्यूमेंट से हो रहा है. अगर आपने उस प्रियम्बल को समझ लिया, इसका मतलब आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो समझ आ गए. इसलिए जो बड़े सारे थिंकर्स हुए हैं वो आपको क्या कहते हैं, प्रियम्बल का एक द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपके क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज रिगार्डिंग द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द आंसर इज प्रियम्बल ओनली. सो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, ठीक है. या हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में देखो क्या चीज़ आनी चाहिए. सबसे पहले देख लेते हैं प्रियम्बल क्या है. एक डॉक्यूमेंट है जो इंक्लूडेड होता है इन द बिगनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कहाँ इंक्लूड होएगा, आपका बिगनिंग में कॉन्स्टिट्यूशन के. इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे, द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एनेबल्स अ रीडर टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन. जो उसे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में हेल्प मिलती है. बिकॉज ऑफ दिस, इसी कारण पीपल इसे क्या कहते हैं, बड़े सारे लोग क्या कहते हैं इसे, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और मिरर टू द कॉन्स्टिट्यूशन और द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो जो प्रियम्बल का कंसेप्ट है, हमने सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखा गया है कि डिफरेंट सोर्सेज हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया है, इसे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. यूएसए का आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर सिर्फ 7-8 आर्टिकल्स हैं. पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिनल 395 आर्टिकल और आज के टाइम में 425 आर्टिकल्स हो चुके हैं. तो देखो यूएसए का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर प्रियम्बल भी है. तो प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है हमने कहाँ से लिया, वो यूएसए से लिया है. ठीक है, ये आप इतना बता दोगे, उसके बाद हम लिख लेते हैं. अब हम देख लेते हैं प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें क्या है. देखो जो के.एम. मुंशी है, डिफरेंट जो थिंकर्स हैं, वो क्या कहते हैं, हु वाज नोन एज द मेंबर जो है रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कहते हैं प्रियम्बल इज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्या है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, क्योंकि देखो इसमें प्रियम्बल से हमें क्या पता लगता है, नेचर ऑफ द पॉलिटी, कि आपकी पॉलिटी किस तरीके की. इससे भी हमें प्रियम्बल के बारे में पता लगता है और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता लगता है. उसके बाद देखो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रह चुके हैं जस्टिस सुब्बाराव, वो कहते हैं द ऑब्जेक्टिव सॉट टू बी अचीव्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन आर डिक्लेयर इन क्लियर टर्म्स इन इट्स प्रियम्बल. कि जो आपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंश्राइंड है, वो आपको कहाँ से पता लग जाते हैं, प्रियम्बल से पता लग जाते हैं. ठीक है. एन.ए. पालकी वाला क्या कहते हैं कि प्रियम्बल इज अ आइडेंटिटी कार्ड है. कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है. इसके बाद देखो जो वेरी इंपॉर्टेंट वो आपका आता है टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, कि प्रियम्बल का क्या टेक्स्ट है. उसको इस तरीके से लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizen. किन्हें सिक्योर कर रहे हैं हम, सिटीजन्स को सिक्योर कर रहे हैं. और किन्होंने इसे बनाया, सोर्स ऑफ पावर कौन है, वी द पीपल है, मतलब कि लोग हैं, क्योंकि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं, लोकतंत्र, लोगों का राज. ठीक है. उसके बाद हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic. देखो ओरिजिनल जो प्रियम्बल था आपका 1949 का जो मैं बात कर रही हूँ आपकी, उसमें था सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं थे. वहाँ क्या था प्रियम्बल में, सोवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. जो ये 2 वर्ड्स हैं आपके, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये आपकी 42nd अमेंडमेंट हुई थी, उसके अंदर ये ऐड करे गए. 42nd अमेंडमेंट से कौन से 2 वर्ड्स ऐड करेंगे, सोशलिस्ट एंड सेकुलर.
इनके हम जो मतलब है वो आगे हम डिस्कस करेंगे इन अ वेरी डिटेल में, क्योंकि आगे चैप्टर पूरा है। पहले हम देख लेते हैं, देखो इसके बाद टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens justice means social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among all them fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। देखो क्यों फ्रेटर्निटी जरूरी है? फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये भी वर्ड आपके कहाँ ऐड करे गए थे? बाय 42nd अमेंडमेंट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। उसके बाद इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949। कब? देखो 26 नवंबर 1949 को डू हेयर बाय अडॉप्ट कर रहे हैं, एनेक्ट कर रहे हैं, गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन को, अडॉप्ट और इनेक्ट, ठीक है। और गिव किसे दे रहे हैं? अपने आप को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को। कौन? सिटीजन दी, जिन जो क्या है आपके सोर्स ऑफ द पावर है। उसके बाद देख लेते हैं हम, देखो जो मेन, देखो द वर्ड यहाँ आ गया है, देखो द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड इंटीग्रिटी जो था वर एडिड टू द प्रियम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड इन 1976 में ये चीज़ें ऐड हुई हैं, ठीक है आपकी। अब उसके बाद आता है मेन फीचर्स क्या है प्रियम्बल के। बाय रीडिंग द टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल वी आर, हमें क्या पता लग जाता है उसके बाद कि सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी का, नेचर कैसा है स्टेट का, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं, तो डेट ऑफ द अडॉप्शन की कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 1949 को हमने 26 नवंबर 1949 को हमने क्या ले लिया था? उसे अडॉप्ट कर लिया था। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी थे, प्रिंसिपल्स भी थे जिन्हें इमीडिएट इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था। जैसे आपका सिटीजनशिप, क्या, क्योंकि आज़ादी हो गई थी, लोगों का आना जाना हो गया था पाकिस्तान से इंडिया, तो देश का बंटवारा हो चुका था ना, इसलिए क्या होता है सिटीजनशिप को लागू करना पड़ा। उस टाइम पार्लियामेंट को थोड़ा प्रोविजनल हो गया था इस तरीके से। तो कुछ कुछ थे उसमें, है 12-13 आर्टिकल हैं जो हमने उस टाइम जल्दी से अडॉप्ट कर लिए थे और इम्प्लीमेंट कुछ आर्टिकल्स का कर लिया था। वैसे हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का कब इम्प्लीमेंट है? 26 जनवरी 1950 को। पर प्रियम्बल कब लिया आपने? 26 नवंबर 1949 को। अब देखो सोर्स क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का। आफ्टर रीडिंग द ओपनिंग लाइन ऑफ द प्रियम्बल, की प्रियम्बल की ओपनिंग लाइन जब हम पढ़ लेते हैं, वी कम टू नो द फॉलोइंग 3 थिंग्स। हम 3 चीज़ों का पता लगा सकते हैं। पहला क्या है? सोवरेनिटी एंड अल्टीमेट पावर रेस्ट विद द पीपल। सोवरेनिटी और अल्टीमेट पावर किसके पास है? लोगों के पास है। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। जो फ्रेमर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं, वो कौन है? आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है। और थर्ड, द विल ऑफ द पीपल इज द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो विल है लोगों की, वो क्या है? बेसिस है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसलिए यहाँ से वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये सारा आपको टेक्स्ट पता होना चाहिए। उसके बाद देखो क्या है, नेचर देख लेते हैं हम स्टेट का। सोर्स क्या है? ये है आपका, ये इन्होंने बता दिया जो हमने डिस्कस करा। अब देख लेते हैं नेचर कैसा है। नेचर हमें कहाँ से पता लगता है कि स्टेट का नेचर किस तरीके है उसकी? हमारा जो स्टेट यहाँ क्या है, स्टेट का मतलब क्या? इंडिया है यहाँ। यहाँ मैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा की बात नहीं करी। दैट स्टेट हेयर मीन्स इट इंडिया, क्योंकि हमने एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट में पढ़े थे कि 4 एलिमेंट से बनते हैं स्टेट। सोवरेनिटी, टेरिटरी, गवर्नमेंट होनी चाहिए उसकी, ठीक है, पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है। इंडिया हैज डिक्लेयर अ सोवरन सोशली सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थ्रू द प्रियम्बल से। These characteristics of the nature of the state has been explained below। देखो इंडिया इज अ सोवरेन स्टेट। आप कैसे कह सकते हो इंडिया क्या है? एक सोवरेन स्टेट है। देखो बिफोर इंडिपेंडेंस जब हमारे पे अंग्रेजों ने का राज था तो क्या होता था? हम सोवरेन नहीं थे। हमें कौन से उनके जो लॉ बनाए होते थे, उनके रूल्स होते थे, उन्हें फॉलो करना पड़ता था। इसका मतलब इंडिया किसके कंट्रोल में था? ब्रिटेन के कंट्रोल में था। कोई भी कानून को पारित करना पड़ता था तो पहले किससे परमिशन लेनी पड़ती? ब्रिटिश पार्लियामेंट से लेनी पड़ती थी। इंडिया की अपनी कोई पार्लियामेंट थी नहीं, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने भी था तो हमें किसने परमिशन दी थी? बाय द कैबिनेट मिशन प्लान ने। जो भी क्या फॉरनर्स का ही था, वो इंग्लैंड वालों का ही था। तो क्या था? सोवरेनिटी नहीं थी। सोवरेनिटी का मतलब होता है बेसिकली, सोवरेनिटी मतलब जब आप इंटरनली और एक्सटर्नली फ्री हो डिसीजन लेने के लिए अपने देश के लिए। आज मैं कह सकती हूँ कि इंडिया सॉवरेन है। कैसे कह सकती हूँ इंडिया में सॉवरेन है? अगर इंडिया गवर्नमेंट को, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई ऐसा रूल पास करना है तो उसे पहले यूएसए से पूछना पड़ेगा
या देखो एक्सटर्नल तो देखो उसे पूछना नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं कह सकती हूँ एक्सटर्नल फ्री है, इंडिया फ्री है, पाकिस्तान से नहीं पूछना पड़ रहा, चाइना से पूछ के वो अपनी हेल्थ की पॉलिसी नहीं बना रहा है या एजुकेशन पॉलिसी, वो किसी दूसरे देश से तो नहीं पूछ के बना रहे। ठीक है, क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी क्लासेस हैं इंडिया के अंदर ही, इंडिया के मैप के अंदर ही, कि कुछ ऐसी क्लासेस हैं कि उसे मोदी को पूछना पड़ रहा है एक पर्टिकुलर क्लास से। अगर पूछना पड़ रहा है पर्टिकुलर क्लास के कंट्रोल में, इसका मतलब मैं कहूँगी इंटरनली फ्री नहीं है। ठीक है, आज ना वो किसी अंदर वाले की बात सुन सकता है ना बाहर वाले की बात, वो खुद डिसीजन ले सकते हैं, इंडिया अपने लिए खुद डिसीजन ले सकता है। ना हम किसी क्लास से, ना किसी कम्युनिटी, किसी एक चीज़ से हम कंट्रोल नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इंडिया का एक सोवरेन स्टेट है, वो आज़ाद हो चुका है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ठीक है, अगर देखो कुछ ऐसा रिबिलियन हो जाता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है एक्सटर्नल, तो इमरजेंसी लग जाती है, नेशनल इमरजेंसी। ये आपकी 4th यूनिट या 3rd यूनिट का कंसेप्ट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें यही मतलब था। अब देखो इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट वर्ड कहाँ कब ऐड करा गया, बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपका ये 1976 में सोशलिस्ट वर्ड ऐड करा गया। देखो सोशलिस्ट वर्ड को ऐड करने का बेसिक पर्पस क्या था, सबसे पहले देखो क्या था कि अगर हमने कैपिटलिज्म को देखें, कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी कैपिटलिज्म को, अगर हम एडम स्मिथ की या कार्ल मार्क्स की बात करें, वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, उनका क्यों अगेंस्ट थे, वो क्या एक बेसिक रीजन था। देखो कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो आपकी वेल्थ होती है वो रिच होता रहता है, पुअर होता रहता है। ठीक है, सोसाइटी 2 क्लासों में बढ़ जाती है, रिच क्लास में, पुअर क्लास में। ठीक है, इस चीज़ को रोकने के लिए क्या हो, सोशलिज्म का कंसेप्ट लेके आया। इंडिया क्या मिक्स तरीके से चलता है, ना वो प्योर कैपिटलिज्म को फॉलो करता है, ना वो प्योर सोशलिज्म को फॉलो करता है। वी आर फॉलोइंग द मिक्सड इकोनॉमी। देखो ना, अगर यहाँ टैक्स लगा रहे हैं, किस पे टैक्स लग रहा है, रिचेस पे टैक्स लगता है, पुअर को एग्जाम्प्ट कर देते हैं टैक्स, बल्कि यहाँ पुअर को सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी देने का मतलब ही क्या होता है कि सोशलिज्म को, वेलफेयर स्टेट को हम फॉलो कर रहे हैं, कि कुछ ऐसी सोसाइटी में कुछ ऐसे तबके के लोग रहते हैं जिनका वेलफेयर होना बहुत ज़रूरी है, या तो वो भूखे मर जाएंगे वरना। तो हमने BPL क्लासेस का फॉर्म करा है। ठीक है, उनको एजुकेशन के राइट्स में देखो, उन्हें ज़्यादा लिबरली तरीके से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर देते हैं, हम उन्हें राशन भी फ्री दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम सोशलिज्म के कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें क्या होता है जो हमारी वेल्थ है वो एक ही हाथ में नहीं जा रही है, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करी जाती है जहाँ। ठीक है, इसमें यही है इस पैराग्राफ में। जैसे टू अचीव दिस पर्पस क्लियर अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में देखो 1991 में द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन वाज अडॉप्टेड। लाइसेंस सिस्टम जो था वो अबॉलिश कर दिया, पब्लिक सेक्टर रिस्ट्रिक्टेड हो गया एंड द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन टेक्निक्स एंड कैपिटल वर मेड ईजी। तो क्या हो गया था, यहाँ हमने कैपिटलिज्म को भी ये नहीं कह सकते हम, जो चाइना है वो प्योर सोशलिज्म है, जो USA है वो प्योर कैपिटलिज्म है, और इंडिया क्या है वो मिक्स्ड है, कि ना हम प्योर कैपिटलिज्म है ना प्योर सोशलिज्म है। उसके बाद देखो सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। सेकुलर मतलब होता है कि इंडिया का हम कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव सेकुलरिज्म या नेगेटिव सेकुलरिज्म, 2 तरीके का सेकुलरिज्म होता है। पर इंडिया क्या कहता है कि हम रिलीजियस टॉलरिज्म को फॉलो करते हैं, या हम स्टेट कहते हैं कि इंडिया का कोई अपना पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती इंडिया इज़ अ हिंदू स्टेट और अ मुस्लिम स्टेट और अ सिख और क्रिश्चियन स्टेट, इंडिया इज़ अ इंडिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ हर रिलीजन की क्या वैल्यू है, हर रिलीजन की अपनी रिस्पेक्ट है, कोई भी फॉलो कर सकता है। आर्टिकल 25 से 28 अगर कोई समझेगा तो वो क्या बोलते हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स हैं रिलीजन से रिलेटेड आपके, ये शो कर देता है। अगर हम इस वर्ड को देखो प्रेम्बल में ऐड करते भी ना, ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। ठीक है, यहाँ 42nd कर लेना आप, 44th नहीं है, 42nd अमेंडमेंट है, इसे ऐड हुआ है ये वर्ड। अगर ये वर्ड को मैं ऐड भी ना करते हम, तो क्या इंडिया सेकुलर नहीं था। बाय आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट्स विच आर इन्फोर्सेबल राइट्स हैं कोर्ट के अंदर, तो आर्टिकल 25 से 28 हमारे को क्या शो करता है कि जो इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है, क्योंकि यहाँ रिलीजियस टॉलरिज्म है, या हर रिलीजन की अपनी रिस्पेक्ट है, अपनी वैल्यू है, कोई एक रिलीजन किसी दूसरे रिलीजन को कंट्रोल नहीं कर सकता, ना मैं किसी को फोर्स कर सकती हूँ कि आप मुस्लिम बनो या हिंदू बनो या सिख बनो। इसलिए देखो यहाँ वर्ड भी मेंशन है कि नो रिलीजन इज एक्सेप्टेड एज अ स्टेट रिलीजन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि किसी रिलीजन को हमने एक्सेप्ट नहीं करा एज अ स्टेट का रिलीजन, कि हम यही स्टेट का रिलीजन फॉलो करेंगे।
उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। जैसे डेमोक्रेसी से आपको पता लगा है कि वी द पीपल से हमें पता कैसे लग जाता है कि डेमोक्रेसी है। किसका रूल है, डेमोक्रेसी का रूल है। डिफरेंट राइट्स हमें प्रोवाइड करेंगे, आप ये लिख सकते हो इस पैराग्राफ में, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करी जाती है। यहाँ हम किस में नहीं रहते हैं, हम उस गुलामी के देश में नहीं रह रहे, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं ना। मोनार्की हमारी हमारी क्या है, डेमोक्रेसी है। इंडिया इज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जब आपका हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, वो इलेक्टेड होता है आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल। हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड है। उनकी इलेक्शन, उन्हें इलेक्ट कैसे कर रहे हैं हम, इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है उनकी। उनको जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। लोकसभा और उनके मेंबर होते हैं, स्टेट असेंबलीज के जो मेंबर्स होते हैं वो उन्हें इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। बाय सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है उनका, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन से उनकी इलेक्शन होती है, और फॉर द फिक्स टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए। जो बाकी इसका मेथड है इलेक्शन का, वो हम यूनिट 3 में आपका आ जाएगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड कैसा है उसमें हम डिस्कस करेंगे, और वो लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, 18 मार्क्स का आपका। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी मेंशन है प्रियम्बल में। जैसे जस्टिस, जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय। सिक्योर जस्टिस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया सो दैट दे आर एबल टू मेक डेवलपमेंट फॉर देयर पर्सनैलिटी, कि अपनी पर्सनैलिटी की वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। द कैटेगरीज हैं जो जस्टिस की, न्याय की, वो क्या है, सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, और पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। सोशल जस्टिस मतलब कि वेरियस आपको सोशल राइट्स मिले होने चाहिए। जो आपके सिविल राइट्स होते हैं, सोशल राइट्स होते हैं। राइट टू लाइफ है जैसे आपका, वो आपका सोशल लाइफ है, तो उसके अंदर आपके डिग्निटी के साथ रहना भी आ जाता है, ठीक है। आपका बेसिक ह्यूमन जो नीड्स होती हैं आपके, वो राइट्स होते हैं, वो भी आपके सोशल राइट्स में आ जाएगी। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कि आपको डिफरेंट इकोनॉमिक राइट्स मिल जाते हैं। जैसे आपको आर्टिकल 19 आप अगर देखोगे, उसका राइट टू वो जो है वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, प्रोफेशन है, ये आपको क्या दे रहे हैं, इकोनॉमिक राइट्स दे रहे हैं। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि आपको वोटिंग देने का अधिकार है, पार्टी फॉर्म करने का अधिकार है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, अगर कोई आपको लॉ पसंद नहीं आता है। तो इससे क्या समझ जाते हो आप कि पॉलिटिकल जस्टिस भी है हमारी सोसाइटी में। लिबर्टी क्या है, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, बट इट इज़ राइटली सेड दैट मैन इज़ बोर्न फ्री बट ही इज़ ऑलवेज इन चेंज। इसका देखो मतलब क्या होता है कि इंसान, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उस पर लगानी बहुत ज़रूरी होती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब कि हम इंसान को खुली छूट नहीं दे सकते कि वो कुछ भी करे। रिस्ट्रिक्शन मतलब कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसे अगर मेरे पास राइट टू लाइफ है तो मेरे को ये ड्यूटी भी मिली हुई है कि मैं किसी का राइट टू लाइफ ना इन्फ्रिंज करूँ। मैं ये नहीं अपने आप को बचाने के लिए किसी और को मार दूँ, तो मुझे ये मेरा राइट भी एज वेल एज ड्यूटी भी है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अगर मेरे को राइट टू स्पीच का अधिकार है तो ये नहीं कि मैं किसी को अब्यूज़ देना शुरू कर दूँ कि मेरा स्पीच का अधिकार है, ठीक है। अगर मेरा राइट टू ट्रेड है तो ये नहीं मैं कोई इलीगल ट्रेड स्टार्ट कर दूँ। इस तरीके से ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती हैं। वही है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन मिला है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ मिला है, लिबर्टी ऑफ वर्कशिप। देखो इसके डिफरेंट आर्टिकल्स भी यहाँ मेंशन करे गए हैं। इक्वालिटी आता है। इक्वालिटी का मतलब कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना ताकि जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं जिनको नीड जिनकी नहीं पूरी हो सकी है, वो भी अबव लेवल, ऊपर लेवल तक आ सकें। उस जैसे कि अगर सोचो कोई अनएजुकेटेड लोग हैं, उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड कर दें, फ्री राइट टू फ्री एजुकेशन दे दें, तो ये क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दे दी, तो ताकि वो अपना वेलफेयर कर सके आगे जॉब वगैरह करके। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस दे देते हैं हम। यहाँ आर्टिकल मेंशन आपके अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस और बर्थ और एनी ऑफ देम। अंडर आर्टिकल 17 द अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। अंडर आर्टिकल 18 में बोलता है अबॉलिशेस ऑल टाइप्स ऑफ टाइटल्स, को अबॉलिश करता है। देखो अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, आर्टिकल 16 में दिया हुआ है। उसका मतलब क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन्स को दे रहा है इन मैटर रिलेटिंग टू कहाँ अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट में और अपॉइंटमेंट में, टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। फर्दर इट इज सेड दैट नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंट और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट में, ठीक है। आर्टिकल माइनॉरिटीज़ के राइट आ जाते हैं, एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ के आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में। टू प्रमोट फ्रेटर्निटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
देखो फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने के लिए, अगर जो अंग्रेजों ने हमारे देश पे 250 साल तक क्यों राज कर लिया, बिकॉज ऑफ क्या था हमारे में, क्या था नीति, कौन सी थी उनकी नीति, थी डिवाइड एंड रूल, कि फूट डालो और राज करो। इससे देखो क्या हो रहा था, हमारी जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस की लड़ाई, जो अगर 1856 में देखो क्या हुआ था, हम जीत गए थे उनसे, अंग्रेजों से या जिससे भी लड़ाई हुई ये हम जीत गए। क्यों जीते, क्योंकि यहाँ देखो हिंदू भी साथ मिलकर लड़ा, मुस्लिम भी लड़ा, अपने देश के लिए लड़ रहे थे हम, इंडिया के लिए लड़ रहे थे, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। उसके बाद अंग्रेजों को क्या देखो पता लग गया कि अगर ये साथ में रहेंगे, मिलजुल के लड़ेंगे, तो हमें देश पे राज करना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ क्या कम्युनल सिस्टम शुरू कर दिया। इसके अंदर क्या हो गया कि मुस्लिम वोटर्स मुस्लिम लीडर्स को वोट देंगे और हिंदू वोटर्स हिंदू लीडर्स को वोट देंगे। कुछ ऐसी क्लास थी वहाँ उनको टैक्स फ्री कर रहे थे, कुछ ऐसी क्लास में हमारे को टैक्स फ्री कर रहे थे, हिंदू को कर रहे थे, मुस्लिम सिख्स को कर रहे थे। इससे देखो क्या हो गया, फिर भेदभाव की नीति अपना ली उन्होंने, एजुकेशन में भी ऐसी अपना ली, मिनिस्ट्री में भी अपना ली। तो आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया हिंदू मुस्लिम ने। उससे क्या हो गया, देश में बंटवारा भी देखो हो चुका है कंट्रीज का, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पाकिस्तान बन चुका। ये देखो इससे ये सब कुछ किसका बीज बोया हुआ है, अंग्रेजों का ही है, फॉरनर्स का ही है। तो फ्रेटर्निटी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भाईचारा बना के रखो, किसके लिए, फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की, यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए। देखो ना उनका ये जो मैंने बताया वो ये सारी चीज़ें इसमें। अब क्या है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी को इम्पॉर्टेंट, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल सो दैट ही डज नॉट फॉल विक्टिम ऑफ द इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। हम ये नहीं कह सकते को, अगर डिफरेंट हम स्पेशल क्लासेस के लिए, जैसे दिव्यांग हैं उनके लिए भी हम प्रमोशन के अंदर भी, रिजर्वेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट में क्यों दे रहे हैं कि वो अपने आप को इन्फीरियर ना समझे, इक्वल फुटिंग पे समझे वो अपने आप को। इसलिए हम कौन सा प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को अप्लाई कर लेते हैं। वुमेन है जैसे वीकर सेक्शन है, इतने सालों तक वो पर्दा सिस्टम में रही है, अब घर से बाहर नहीं निकली है, तो कई जो होते हैं फॉर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, वेरी बड़ा छोटा एग्जांपल है, फीमेल के लिए फ्री कर देते हैं। ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मैन के लिए हम 1000 रुपये भर रहे हैं, फीमेल को क्यों 500 रुपये या फिर 0 रुपये में फॉर्म फिल करे जा रहे हैं। इसलिए देखो करे जा रहे हैं कि एक तो वीकर सेक्शन रह चुकी है वो पहले, ये नहीं कि वो पढ़ लिख के घर पे ही बैठ जाए, वो अपनी इसी कारण वो फॉर्म फिल करे, अगर वो निकल जाए तो एम्प्लॉयमेंट उसे मिल सकती है, वो अपने डिग्निफाइड लाइफ को जी सकती है। देखो इसलिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है यहाँ। कोई देखो अब कोई वो है ब्लाइंड है, उसके लिए रिजर्वेशन रख देते हैं बैंक्स वगैरह में, क्यों रखते हैं कि वो अपने आप को नॉर्मल इंसानों जैसा ही माने, कुछ उन्होंने कुछ उनके साथ कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट वो ये ना सोचे कि हम नॉर्मल इंसान नहीं हैं। इसलिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मेंशन है। एश्योरिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी बचा के रखना आपने, जैसे सोवरेनिटी का जो आपका कंसेप्ट है। डेट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का डेट क्या था आपका, वो था 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड इन्फोर्स कब हुआ है, अडॉप्ट कब आपने करा है, 26 नवंबर 1949 को, और इसे इम्प्लीमेंट कब, इन्फोर्स कब हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को। जब भी हम रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को बनाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल डे हम 26 नवंबर को बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, है ना। अब देखो क्रिटिसिज्म क्या है, अब इसका क्रिटिसिज्म भी आ जाता है प्रियम्बल का, कि रॉन्ग यूज ऑफ द वर्ड वी द पीपल का रॉन्ग यूज करा गया है यहाँ वर्ड्स का। प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बैरोबरी यूनियन का केस था, उसमें क्या कहा था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। पर फिर क्या हुआ, केशवानंद भारती का केस आता है 1973 में, केशवानंद भारती का केस आता है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। क्या होता है इस केस में सुप्रीम को कहते हैं कि प्रियम्बल क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद प्रियम्बल कहते हैं नॉन जस्टिशिएबल है, हम कोर्ट में जाके इसके प्रिंसिपल्स को मांग नहीं सकते एज अ राइट, ये कह रहे हैं। द वेग लैंग्वेज कह रहे हैं प्रियम्बल की, फॉर एग्जांपल रॉन्ग वर्ड है सोशलिज्म का, सेकुलर का, ये कह रहे हैं कि इसे गलत तरीके से एक्सप्लेन करा गया है। इंडिया इज नॉट सोशलिस्ट स्टेट, मिक्सड इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन हो गया, क्या इसलिए क्या कह रहे हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्यों ज़रूरी है, सिग्निफिकेंस सिंबल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने हैं। इट इज़ अ गाइड टू द कोर्ट्स,
कोर्ट्स को गाइड कर देता है। देखो कभी भी एम्बिग्यूटी हो जाती है कोई ऐसे दो प्रोविजंस में कि कोर्ट समझ नहीं पा रहा है कि इसमें क्या करें हम, तो वो प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनकी इच्छा ये थी कि अगर कुछ ऐसा आए प्रॉब्लम तो इस तरीके से हम उसे सॉल्व करें। तो ये किसको गाइड कर रहा है, कोर्ट्स को गाइड कर रहा है। और उसके बाद देखो क्या आता है, ये द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जेसी जोहरी क्या कहते हैं, preamble is a key to the constitution and it enables us to understand the constitution in a better perspective से हम समझ सकते हैं। अब देखो गाइडलाइंस फॉर द कमिंग गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस तो हो ही सकती हैं। देखो यार्डस्टिक मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इवेलुएट द कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि जैसे बुक का प्रीफेस होता है, हम पूरी बुक पढ़ने तो नहीं बैठते ना, उसका प्रीफेस देख लेते हैं, हम देख लेते हैं इस बुक के अंदर ये चीज़ होगी इसका मतलब, दूसरी बुक का हम प्रीफेस देख लेते हैं। जैसे नोवल की जैसे हम चॉइस करते हैं, नोवल के तो चलो बैक साइड पे होता है पर हमें पता लग जाता है इस बेसिक इस नोवल में क्या है। वैसे ही अगर आपने किसी कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें हैं, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो अगर आप उसके प्रियम्बल को समझ गए तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपने समझ लिया उस स्टेट का। प्रियम्बल इज नॉट ओनली एम्प्टी प्रोमिसेस, प्रियम्बल एक प्रोमिसेस नहीं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अब वो कहते हैं कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो केशवानंद भारती केस है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में 1973 में, उन्होंने कहा प्रियम्बल कैन नॉट बी प्लेस्ड आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल वाज अडॉप्टेड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रिंसिपल्स जो इंक्लूडेड है प्रियम्बल में आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास करा था, जवाहरलाल नेहरू ने पास करा था आपका 9 दिसंबर या 13 दिसंबर 1946 को। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि 9 दिसंबर 1946 को करा था या 13 दिसंबर 1946 को करा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। द बेसिक कंसेप्ट जो आपका पॉपुलर सोवरेनिटी का इज इंक्लूडेड है किसके अंदर, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर डिफरेंट केसेस आ चुके हैं, आपके लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का केस था, उन्होंने भी यही कहा कि प्रियम्बल क्या पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अमेंडमेंट हुई है, सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट हुई है पार्लियामेंट ने प्रियम्बल में करी है, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें आपके 3 शब्द है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ऐड हुआ था। अब जो ये है इंडिया इज अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, देखो इस चीज को वही चीजें एक्सप्लेन करी गई है, वही कि नेचर जो था पहले कॉमनवेल्थ नेशन में आ रहे थे हम, वाज अंडरगोना चेंज बिकॉज इज अ नोन टर्म एज ब्रिटिश कॉमनवेल्थ बट इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्री नेशंस की है एंड इट इज नाउ नेम एंड कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन आ चुका है। ठीक है, ये सब कुछ वही है कि सोवरन है, हम सोशलिस्ट है, जो हमने आगे एक्सप्लेन करा है। प्रेजेंट पोजीशन क्या है, सेकुलर है, वही रिपीटेटिव पॉइंट्स हैं ये सारे। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके पास ऐसी टाइप क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आ रखे हैं। सबसे पहले आपका पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आया है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज प्रियम्बल, क्रिटिकली एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड इनटू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद 42nd अमेंडमेंट से कौन से चेंजेस हैं आपने वो सब बताने हैं। सोशलिस्ट वर्ड आया, ठीक है, पहले अपना ओरिजिनल बताना है कि ओरिजिनल प्रियम्बल में क्या था, उसके बाद जो चेंजेस आए आपने फिर वो बताने, वो एक्सप्लेन करने हैं। क्योंकि देखो ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 5-6 नंबर का पेपर का क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि आप 1-2 वर्ड लिख के काम चला लोगे। ठीक है, उसके बाद ये आप ये देख लेना, ये क्वेश्चंस आए थे, ये हमने चैप्टर जो आपका सेकंड है प्रियम्बल का वो ख़त्म कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।